हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज जो बताने वाले हैं क्लास 10th का गोदली जो प्यारे बच्चे हिंदी है, यानी कि जितने भी स्टूडेंट संस्कृत अच्छे उसका गोदली हिंदी होता है, उसी का आपको चैप्टर 5 यानी कि नागरी लिपि का प्यारे बच्चे मैं आपको महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। सब्जेक्टिव, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्टिव बताने वाला हूँ प्यारे बच्चे। कि जितने भी यानी कि बुक में आपको गोदली बुक में आपको जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी का सोल्यूशन कराने वाला हूँ। उससे पहले आपको बता प्यारे बच्चे कि ना अभी तक इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और आप भी चाहते हैं डेली क्लासेस करना इसी तरह से, तो आपको जरूर से व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम को ना ज्वाइन कर लेना। नीचे लिंक दिया हुआ है, अगर आप लिंक से नहीं जुड़ पाते तो व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में जरूर से मैसेज करना है। नंबर नोट कर लीजिए प्यारे बच्चे, 9905032120। आपको इस नंबर पर मैसेज करना है। तो चलिए आज की वीडियो में आपको नागरी लिपि का बिल्कुल आपको सभी का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। सब्जेक्टिव का वीडियो को पूरा अंत तक देखिए जाइए। चैप्टर 5 जिसको लिखा है गुणाकर मूल्य ने। बिहार बोर्ड क्लास 10 के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम है शाहनवाज सर और उसमें आपका कॉन्टैक्ट करना है। बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी देख सकते हैं यहाँ पे नागरी लिपि बिल्कुल आपका, ठीक है, बिल्कुल आपको इसी का सब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ। मैंने इसका ऑब्जेक्टिव पहले ही करवा दिया हूँ, 1 से लेकर 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑल चैप्टर का मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव करवा दिया हूँ। जरूर से आके देख लीजिए, नीचे लिंक दे दिया हूँ। तो चलिए पहला नंबर सकते देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। तो इसका मतलब है करीब 200 वर्ष पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइम बने और उसमें पुस्तकें छपने लगी, इसीलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। बिल्कुल वैसे इतना कर देना आपको। चलिए उसके बाद आपको दूसरा मतलब देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी, बंगाली आदि भाषाएं लिखी जाती है। बिल्कुल वैसे आपको इतना कर देना है, ठीक है। उससे पहले आपको बता दो कि बहुत सारे स्टूडेंट का आप लोग का यानी कि मैसेज आता है, कॉल्स आता है, सर बोलते हैं सर कि आप PDF नोट्स कैसे ले आपका सर। तो सिर्फ आपको 299 में लेना है, इसमें आपको कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। उससे पहले आपको, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है। पहले अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है आपका तीसरा नंबर, लेखक नए किन भारतीय लिपियों की देवनागरी लिपि के संबंध में बताया है। तो लेखक नए तमिल के मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा और ब्राह्मी आदि भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। बस बिल्कुल आपको इतना कर देना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है आपका। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नदी नगरी किसे कहते हैं, किस प्रसंग में लेखक नए उसका उल्लेख किए। तो विजयनगर के राजाओं के लेखकों की लिपि को नदी नगरी लिपि कहते हैं। लेखक नए देवनागरी लिपि उत्पत्ति के प्रसंग में नदी नगरी का उल्लेख किया है। बिल्कुल वैसे आपको इतना कर देना। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, पाँचवा नंबर आपका, नगरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुआ उसका विवरण दें। तो मतलब नगरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत से ही प्राप्त हुए। कोंकण के शिलाहार, मन्य खेत के राष्ट्रकूट देवनागरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेखक भी नागरी लिपि में ही प्राप्त होते हैं। बिल्कुल आपको इतना कर देना, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन आपका 6 नंबर आपका, ब्राह्मी और सिंधु लिपि की तुलना में नगरी लिपि के मुख्य परिचय क्या है। तो मतलब ब्राह्मी और सिंधु लिपि की तुलना में नगरी लिपि के मुख्य पहचान यही है कि इसकी अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है और इस सिरों के रेखाएं उतनी ही लंबी होती है जितने की अक्षरों की चौड़ाई होती है। बिल्कुल वैसे आपको इतना सही कर देना है। चलिए उसके बाद आपको अगले नंबर आपका सातवां था, उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नगरी लेख प्राप्त होते हैं। तो भारत में मेवाड़ के गुहिल तथा अजमेर के चौहान, कन्नौज के गढ़वाल, काठियावाड़ गुजरात के सोलंकी, अबू के परमार, बुंदेल खैर के चंदेल आदि शासकों के लेख देवनागरी लिपि में प्राप्त होते हैं। बिल्कुल बस यही बात है, वैसे आपको इतना कर देना, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले प्यारे बच्चे ना मैं आपको बता दूं कि अभी तक ना इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए प्यारे बच्चे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक से नहीं जरूर से मैसेज करना है। नंबर नोट कर लिए प्यारे बच्चे, 9905032120 कांटेक्ट करना है। और आप भी चाहते हैं कि ऑल सब्जेक्ट का आपको प्यारे बच्चे ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव नोट्स आपको मिल जाए, तो सिर्फ 299 रुपये में दिया जाता है। इसमें आपको कांटेक्ट करना है, ठीक है।
चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देवनागरी नागरी के देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताता है? देवनागरी के संबंध में लेखक नए बताता है कि देवनागरी शब्द काशी के उत्पन्न हुई है, इसीलिए नागरी को देवनागरी कहा जाता है। लेकिन दूसरे मत के अनुसार प्राचीन पाटलिपुत्र नगर के देव अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय का नगर कहा गया है। ये बात भी कुछ सत्य प्रतीत मालूम पड़ता है। कुछ लेखकों का मत कि गुजरात को देवनागरी कहा जाता है, परंतु कुल मिलाकर नागरी को देवनागरी का आपस में एकता नहीं है। बिल्कुल वैसे इतना कर देना, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चे? 9 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, कहता अंग्रेजी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है? पटना की नगरी का क्या संबंध है? लेखक ने बताया। तो नगरी की उत्पत्ति में संबंध में लेखक के अनेक विचार सामने आए हैं। एक मत के अनुसार सबसे पहले गुजरात के नागौर ब्राह्मणों ने इस लिपि का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसे नागरी लिपि कहते हैं। एवं अन्य मत के अनुसार देवनागरी लिपि काशी में पहली बार प्रयोग की गई है, इसीलिए इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि प्राचीन नगर पाटलिपुत्र में इस शब्द का विशेष सामान है। प्राचीन नगर पाटलिपुत्र की पटना इस नगर की लिपि होने के कारण इसे नागरी लिपि का नाम से जाना जाता है। बिल्कुल वैसे आपको इतना कर देना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है पहले? 10 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि नागरी लिपि कब एवं सर्वदेशिक लिपि थी? तो नागरी लिपि ईसा के 8वीं सदी से 18वीं सदी तक पूरे देश में फैल गई, इसीलिए कहा जाता है कि उस समय एक ही सर्वदेशी लिपि थी। बिल्कुल वैसे आपको इतना कर देना, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आपको अगर PDF चाहिए तो जरूर से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। 11 मतलब का नागरी लिपि के साथ साथ किनका जन्म होता है, इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है? नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं का भी जन्म होता है। 8वीं और 9वीं सदी के आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लगता है। हिंदी के आदि कवि शरद पाद के दोहा कोश 8वीं सदी में ही मिली थी, जिससे पता चलता है कि 8वीं 11वीं में लिखी गई। उस समय नागरी लिपि के साथ साथ मराठी, बंगाली आदि भाषाओं का जन्म हो रहा था। बिल्कुल सही बात है। वैसे आपको पारण में उनका गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो गुर्जर प्रतिहार भारत में बाहर से आए थे। सबसे पहले उन्होंने लगभग 8वीं शताब्दी में अवंती प्रदेश पर शासन किया, बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। इन शासनों में मिहिर, भोज और कहता मंदरोल पाल विख्यात हुए। बस बिल्कुल आपको इतना कर देना, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन है, 12 ही क्वेश्चन है आपका, यानी कि चैप्टर 5 में। आप बुक भी खोल कर देख सकते हैं, ठीक है। उससे पहले आपको बता दो प्यारे ना कि अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर नीचे लिंक दिया, अगर आप लिंक से नहीं जाना जरूर से में मैसेज करना है। नंबर नोट कर लीजिए प्यारे बच्चे, 9905032120 पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। और प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स 299 में दिया जाता है, जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चे आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं। और इसका अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं देखें हैं, 5वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जाके देख लीजिए। ऑल चैप्टर का यानी कि हिंदी के ऑल चैप्टर, संस्कृत के ऑल चैप्टर, यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऑल चैप्टर, सब्जेक्टिव वाइज ऑब्जेक्टिव दोनों क्लासेस करवाया जाता है इस चैनल पे। जरूर से डेली क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। तो प्यारे बच्चे आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।